This is Pankaj Diman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. From today, we are going to start a new subject of LLB second year, paper number 8, mediation, conciliation and arbitration. तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मीडिएशन, काउंसलेशन एंड आर्बिट्रेशन। देखिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या और इसमें किस तरीके के जो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मीडिएशन, काउंसलिंग एंड आर्बिट्रेशन जो है ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तरीके हैं। देखिए, आप अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है पार्टीज़ के बीच में तो हमें उसके लिए फिर लिटिगेशन करनी पड़ती है, हमें कोर्ट में जाना पड़ता है और वहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस भी होता है। वहाँ पे सिविल मैटर्स में ज़्यादातर हमें सीपीसी का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एविडेंस को हमें फॉलो करना पड़ता है, बहुत ही हेक्टिक और जो है लेंथी प्रोसीजर होता है और उसके बाद जाके कहीं पे कोई वहाँ पे जो रिज़ल्ट जो है निकलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस रिज़ल्ट से जो है पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो देखिए, एक तरीका यही नहीं है हमारे पास कि आप कोर्ट में जाइए, लिटिगेशन फाइल करिए वहाँ पे और उसके बाद जो है आपको वहाँ पे कोई सोल्यूशन जो है आपके डिस्प्यूट का मिलेगा। मीडिएशन, काउंसलेशन और आर्बिट्रेशन जो है इसी जो हमारे पास तरीका है लिटिगेशन का जो तरीका है उससे अपने आप को बचाने का जो एक तरीका यहाँ पे बताया गया है। तो मीडिएशन, काउंसलेशन, आर्बिट्रेशन जो है ये अलग मेथड है, अलग तरीके हैं जिससे आप अपने डिस्प्यूट को जो है बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मीडिएशन, काउंसलिंग और आर्बिट्रेशन में बेसिकली होता क्या है कि दो पार्टीज़ जो हैं वो जब भी उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, उनके ट्रेड से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड या किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है, तो वो कोर्ट में जाने की बजाय जो है काउंसलेशन करवाते हैं या आर्बिट्रेशन कराते हैं या मीडिएशन जो है अपने उस डिस्प्यूट के कराते हैं और उनका जो है वहाँ पे डिसीजन हो जाता है। बेसिकली आर्बिट्रेशन में और काउंसलेशन में क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी को, ये दोनों पार्टियाँ जो डिस्प्यूट में होती हैं वही अपने लिए एक आर्बिट्रेटर या एक काउंसलेटर की अपॉइंटमेंट करती हैं और वो दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद वहाँ पे उनको जो है कोई ना कोई जो है अवार्ड जो है जिसको डिसीजन जो है बोला जाता है वो देता है वहाँ पे। और इसमें फिर क्या होता है कि कोर्ट की तरह जो एक लेंथी प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं करना होता है। आर्बिट्रेटर जो है दोनों पार्टीज़ को सुनता है और उस सुनने के बाद जो है वहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन जो है वहाँ पे दे देता है। लेकिन जनरली यहाँ पे ध्यान में रखना आपने कि उसको डिसीजन नहीं बोला जाता है, अवार्ड जो है बोला जाता है। तो अब ये मीडिएशन, काउंसलेशन और आर्बिट्रेशन ये सारे तरीके जो हैं ये किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के हैं, अल्टरनेट वे हैं। आपको कोर्ट में नहीं जाना, लिटिगेशन नहीं करनी है और ये अलग तरीके हैं जिससे आप अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन में बेसिकली एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है। वो पार्टीज़ जो है वो दो पार्टी जो डिस्प्यूट में होती हैं वही डिसाइड करती हैं, वही उनको अपॉइंट करती हैं और उसके बाद आर्बिट्रेटर जो होता है दोनों पक्ष को सुनता है, सुनने के बाद जो है अपना डिसीजन वहाँ पे सुनाता है, अपना अवार्ड वहाँ पे देता है। काउंसिलेशन में भी जो है एक पार्टी जो है थर्ड पार्टी वहाँ पे अपॉइंट की जाती है। काउंसिलेशन में जो है उनके बीच में समझौता करवाया जाता है और वहाँ पे जो काउंसिलेटर होता है वो कोई डिसीजन वहाँ पे नहीं सुनाता है, वो सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टीज़ को एक टेबल पे ले आता है, उनको सुजेस्ट करता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मीडिएशन में जाना चाहेंगे तो मीडिएशन भी काउंसलेशन का ही एक पार्ट होता है, हालांकि काउंसलेशन एक बिगेस्ट कंसेप्ट है। मीडिएशन में भी एक थर्ड पार्टी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है और वो सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टीज़ को टेबल पे लेके आती है, उनको नेगोशिएशन उनकी करवाती है। यहाँ पे डिसीजन वो कोई नहीं करता है, उनको सजेशन भी वो किसी तरह की कोई नहीं देता है। तो ये बेसिकली मीडिएशन, काउंसलेशन और आर्बिट्रेशन में यहाँ पे फ़र्क है। तो इन होल जो आपका ये सब्जेक्ट है ये आपको बताता है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए लिटिगेशन स्टार्ट करें। आप मीडिएशन से, काउंसलेशन से और या फिर आर्बिट्रेशन से भी अपनी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। डिस्प्यूट जो है अगर हो जाता है तो उसको जो है वहाँ पे जल्दी रिजॉल्व जो है करा सकते हैं। मान लीजिए एक ए और बी जो है एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म वहाँ पे बनाते हैं और वो उसका एग्रीमेंट भी बनाते हैं और एग्रीमेंट वो जब बनाते हैं तो वहाँ पे वो जब जो भी टर्म एंड कंडीशन है उस पार्टनरशिप फर्म की वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि कल को हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उस डिस्प्यूट को जो है कोर्ट में न ले जाके उसको जो है आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे और वहाँ पे जो है हम जो है अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से पहले ही क्लॉज में आप जो है ऐसा कर लेते हैं, एग्रीमेंट बना लेते हैं, जिससे कि बाद में फिर दोनों पार्टी जो है उस एग्रीमेंट के अंडर बाउंड होती हैं, वो कोई भी पार्टी जो है कोर्ट में नहीं जा सकती है। तो इसी को हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे कैसे जनरली ये जो है सिविल मैटर में ही जो है
फॉलो किया जाता है, क्रिमिनल मैटर में ज़्यादातर ये नहीं होता है। तो मीडिएशन, काउंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये है, डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट भी इंडिया में है, आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996 जो बना है वो यही बताता है कि आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, वो कैसे अपना अवार्ड देगा, और जो है कैसे उसके अवार्ड जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आर्बिट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, यही सारा जो है बताता है। तो अगर दो पार्टी जो है एग्रीमेंट के थ्रू जो है ये टर्म एंड डिसाइड कर लेते हैं, कंडीशन डिसाइड कर लेते हैं कि कल को हमारे बीच में डिस्प्यूट होता है, तो हम अपने उस डिस्प्यूट को जो है आर्बिट्रेशन के थ्रू या काउंसिलेशन के थ्रू जो है सॉल्व करेंगे। तो फिर इस एक्ट के अंडर जो भी प्रोविज़न दे रखे हैं उनको यहाँ पे फॉलो जो है करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट भी है। तो इस एक्ट के ऑब्जेक्ट क्या है और इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड में आपको बता दूँ, एक पहले भी आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1940 का था, लेकिन वो पुराना एक्ट हो गया था, तो इसलिए 1996 में एक नया एक्ट जो है, एक रिवाइज और अमेंडेड एक्ट यहाँ पे लाया गया था। तो इसको यहाँ पे पढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996 के बेसिक ऑब्जेक्ट और इसकी बैकग्राउंड क्या है। The custom to solve the dispute by the way of arbitration and conciliation is being of allowed from the past। तो ये जो आज का कंसेप्ट नहीं है कि कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको जो है आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन सॉल्व करते हैं, ये आज का प्रोसेस नहीं है, ये हमेशा एक कस्टम रहा है। डिस्प्यूट्स वर सॉल्व इन द विलेज ईदर एट चौपाल और बाय द नेगोशिएशन ऑफ प्रेस्टिजियस पीपल। पहले भी डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है विलेज में, जो है चौपाल में जो है नेगोशिएशन की जाती थी। जो प्रेस्टिजियस पर्सन होते थे वो वहाँ पे नेगोशिएशन करते थे और दो पार्टीज में कोई डिस्प्यूट होता था उसको सॉल्व करते थे। फ्रॉम द बिगिनिंग और फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो हमारे पास पहले न्यायिक प्रक्रिया जो रही है, आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन वर अ मेजर सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और आर्बिट्रेशन और काउंसिलेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सोर्स रहा है हमारे एंशंट इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का। जो हमारे प्राचीन भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया थी उसमें काउंसिलेशन और आर्बिट्रेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमेशा ही दो पार्टीज़ के बीच में एक समझौता कराया जाता था, मीडिएशन नेगोशिएशन करवाई जाती थी, और इसको कौन करते थे, प्रेस्टिजियस पीपल ऑफ द विलेज करते थे, और वो डिसीजन आते दोनों पार्टीज़ को मानती भी थी। विद द पासेज ऑफ टाइम द पंचायत वर क्रिएटेड एंड अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन आर स्टार्टेड प्रोवाइडिंग जस्टिस। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया हमारे इंडिया में पंचायती राज आया, पंचायतें बनी, और वहाँ पे 5 पर्सन का जो एक ग्रुप होता था, जो गांव के जितने भी लोग होते थे उनके कोई डिस्प्यूट होते थे उनको सॉल्व करते थे। लेटर दिस सिस्टम वाज कॉल्ड द आर्बिट्रेशन, और यही सिस्टम आगे चल के क्या है, आर्बिट्रेशन जो है बन गया। रेगुलेशन ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ बंगाल, चेन्नई, मुंबई हैड अ प्लेस ऑफ दिस फॉर्म। तो जब आपने लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़े वहाँ पे आपने देखा भी होगा, बंगाल, चेन्नई और मुंबई में ये जो है आर्बिट्रेशन का सिस्टम वहाँ पे रखा गया। डिफरेंट रेगुलेशन इसके रिगार्डिंग जो है की गई वहाँ पे। आर्बिट्रेशन बंगाल रेगुलेशन of 1793 AD provided a system of the referring the dispute with the consent of the parties to the arbitration and adjudicator। तो बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1793 में भी जो है प्रोविज़न किया गया था कि अगर दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है तो दोनों पार्टी की कंसेंट से उस डिस्प्यूट को जो आर्बिट्रेटर या एडजुडिकेटर को जो है दिया जा सकता है। लेटर ऑन द प्रोविज़न फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर वर मेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड जो 1859 में आया था, जो हमारे पास पहले का सिविल प्रोसीजर कोड था, उसमें भी जो है आर्बिट्रेटर की बात वहाँ पे की गई, और एक आर्बिट्रेशन एक्ट 1899 भी बनाया गया। अंडर द बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1822 पावर टू आर्बिट्रेट वर ऑल्सो डेलीगेटेड टू द रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट को भी ये राइट दिया गया कि वो आर्बिट्रेशन वहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए एक थोड़ी सी हिस्ट्री है। इंडिया में शुरू से ही जो है डिस्प्यूट को जो है इन्हीं तरीक़ों से, मेडिएशन से, काउंसिलेशन से और आर्बिट्रेशन से सॉल्व किया जाता रहा है। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने बड़ी सारी जो है रेगुलेशन यहाँ पे पास की, जिसमें बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1793 है या फिर बंगाल रेगुलेशन 1822 है। इन सभी में जो है उन्होंने आर्बिट्रेशन का प्रोसेस रखा कि अगर दोनों पार्टी सहमत हैं तो फिर वो अपने मैटर को जो है आर्बिट्रेटर के पास लेके जा सकती हैं और वहाँ पे जो है डिस्प्यूट को सॉल्व वहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि अगर लिटिगेशन में वो जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूम होता है और इससे जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ता है आपके बिजनेस पे, आपके ट्रेड पे। स्लोली with the time the system of arbitration kept on increasing in 1940। तो सिस्टम जो है ये धीरे धीरे इंक्रीज होता रहा। आर्बिट्रेटर एक्ट वाज इनेक्टेड विद द अप्लाइड इक्वालिटी थ्रू इंडिया, और 1940 में एक जो एक्ट वहाँ पे आर्बिट्रेटर एक्ट भी पास किया गया था। दिस एक्ट वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड एंड डिफीटेड द
डिफेक्ट्स स्टार्टेड केम इनटू द नॉलेज, इसमें बड़े सारे डिफेक्ट थे, धीरे धीरे बड़ी सारी कमियां इसमें आने लगी। फाइनली जो है एक नया एक्ट यहाँ पे पास किया गया जिसको बोला जाता है आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996 का। तो इससे पहले आपको याद रखना है कि 1996 के आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट से पहले इंडिया में एक जो है आर्बिट्रेटर एक्ट 1940 था यहाँ पे, ठीक है। इसमें बड़े सारे डिफेक्ट आए और उन डिफेक्ट को दूर करने के लिए यहाँ पे जो है आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट जो है 1996 लाए गए। डिफेक्ट क्या थे इस एक्ट के वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। Oral Arbitration Agreement Act of 1940 contain the provision that an arbitrator agreement could be oral। तो ये बहुत बड़ी कमी थी कि जो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आर्बिट्रेशन होती है तो अगर आप कोई बिजनेस कुछ भी स्टार्ट करते हैं या कोई ट्रेड स्टार्ट करते हैं, दो पार्टी मिलके उनमें अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो पहले ही इस बात से सहमत हो जाते हैं कि अगर कल को हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो हम क्या करेंगे, एक वहाँ पे आर्बिट्रेटर के पास जो है अपने डिस्प्यूट को लेके जाएंगे। तो एग्रीमेंट में स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल क्लॉज वहाँ पे लिख देते हैं जिसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बोला जाता है। तो ये जो है हमेशा रिटन में होना चाहिए, अदरवाइज ऑरल होता है तो कोई नहीं मानता है। तो पुराने वाले में यही प्रॉब्लम थी कि जो आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट होता था ये ऑरल भी हो सकता था, जो कि ठीक नहीं था। तो ये इसका डिफेक्ट था। देयर वाज नो प्रोविजन इन द एक्ट फॉर द री इन्फोर्समेंट ऑफ द फॉरेन अवार्ड। फॉरेन अवार्ड नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी। आप देखिए दुनिया आगे बढ़ चुकी है, जो बड़े सारे बिजनेस और ट्रेड जो हैं इंटरनेशनली भी होते हैं। एक देश के बिजनेस एजेंसीज जो होती हैं वो दूसरे देश के बिजनेस एजेंसीज के साथ ट्रेड करती हैं, व्यापार करती हैं, कमर्स करते हैं। तो अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसके लिए कोई अवार्ड का सिस्टम इस 1940 वाले एक्ट में नहीं था, जो कि अब इसमें डाला गया। तो फॉरेन अवार्ड, अगर फॉरेन अवार्ड क्या होता है कि जहाँ पे एक पार्टी इंडियन है और दूसरी पार्टी को फॉरेनर है, तो उस कंडीशन में जब आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996 अप्लाई होगा तो अगर वहाँ पे आर्बिट्रेटर कोई भी डिसीजन वहाँ पे देता है, कोई भी अवार्ड वहाँ पे देता था, उसको फॉरेन अवार्ड जो है बोला जाता था। ये प्रोविज़न पहले वाले में नहीं था, जो कि अब इसमें आ गया। देयर वाज नो प्रोविजन रिगार्डिंग काउंसिलेशन की कोई बात नहीं थी। तो सिर्फ आपने पढ़ा होगा एक्ट के अकॉर्डिंग कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 था, काउंसिलेशन की वहाँ पे तो बात नहीं थी, मीन्स कि समझौते की कोई बात वहाँ पे नहीं थी। अंडर दिस एक्ट आर्बिट्रेशन अवार्ड कुड बी फाइल्ड ओनली इन द कोर्ट विच हैज़ अ जुरिसडिक्शन टू हियर द डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर एज ए सूट। तो आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए आपको कहाँ पे फाइल करना पड़ता था, उसी कोर्ट में फाइल करना पड़ता था जिसके पास उसकी जुरिसडिक्शन जो है होती थी। लेकिन आज ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट वॉज नीदर क्लियर नॉर कंप्लीट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता क्या है इसकी भी डेफिनेशन क्लियर वहाँ पे नहीं थी। जो आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 में पढ़ा, वहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की अच्छे से उसको क्लियर किया गया है कि ये क्या है। दैट प्रोवाइडेड फॉर द टेकिंग ऑफ प्रायर परमिशन ऑफ द रेफरल डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेटर। हालांकि आर्बिट्रेटर के पास जो है डिस्प्यूट को ले जाने से पहले से प्रायर परमिशन यहाँ पे कोर्ट की लेनी पड़ती थी, जो कि एक बहुत बड़ा डिफेक्ट यहाँ पे था, जो अब यहाँ पे नहीं है। द एक्ट प्रोवाइडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द अंपायर। यहाँ पे आर्बिट्रेशन की जगह, आर्बिट्रेटर की जगह पे अंपायर की बात की गई है, तो ये भी यहाँ पे डिफेक्ट था। द राइट टू विड्रॉ द अथॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर वाज इंटरेस्टेड ओनली इन द कोर्ट। अगर आर्बिट्रेटर वहाँ पे अनबाइस्ड हो जाता है, इम्पार्शियल नहीं रहता है, तो उसको हटाने की जहाँ पे जो अथॉरिटी थी वो सिर्फ कोर्ट के पास थी, पार्टीज़ के पास नहीं थी। जनरली आर्बिट्रेटर में होता क्या है कि अगर दोनों पार्टीज ने जो कि किसी डिस्प्यूट में है, किसी ट्रेड डिस्प्यूट में या बिजनेस डिस्प्यूट में, वो अपने लिए खुद ही एक थर्ड पार्टी अपॉइंट करते हैं जिसको आर्बिट्रेटर बोलाते हैं। अगर आर्बिट्रेटर वहाँ पे अच्छे से अनबायस है, वहाँ पे इम्पार्शियल नहीं है वहाँ पे, तो उस कंडीशन में वो पार्टियाँ मिलकर उसको हटा भी सकती थी, लेकिन पहले ये काम जो है सिर्फ कोर्ट ही कर सकती थी। द आर्बिट्रेटर वॉज नॉट हैविंग द पावर टू पास द इंटरम ऑर्डर। किसी तरीके के इंटरम ऑर्डर, जो आंतरिक आदेश जो है, ये आर्बिट्रेटर नहीं दे सकता था। द पोजीशन ऑफ आर्बिट्रेटर कुड बी डिटर्मिन ओनली इन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो आर्बिट्रेटर की पोजीशन क्या होगी, उसकी पावर्स क्या होगी, ये जो एग्रीमेंट बनेगा दोनों पार्टीज के बीच में, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस एग्रीमेंट में ही वो बता देंगे कि आर्बिट्रेटर किस तरीके से काम करेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो कितनी पावर उसके पास होंगी। ये जो है पहले ही जो है पार्टीज में डिसाइड कर ली जाती थी। देर वॉज नो पोजिशन इन द एक्ट रिगार्डिंग द लैंग्वेज ऑफ द आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग। आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग की लैंग्वेज क्या होगी इसके बारे में भी कोई बात वहाँ पे नहीं थी। इसके अलावा देर वॉज नो प्रोविजन इन दिस एक्ट रिगार्डिंग द ऑरल हियरिंग। ऑरल हियरिंग के बारे में भी यहाँ पे कोई भी बात यहाँ पे नहीं थी। तो ये इतने सारे डिफेक्ट यहाँ पे थे, और इन्हीं डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए यहाँ पे जो है ये नया एक्ट जो लाया गया। अब नए एक्ट में अब देखिए बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं।
टू इंक्लूड द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन। तो मैंने आपको बताया कि 1940 वाले एक्ट में सिर्फ उन्होंने डोमेस्टिक आर्बिट्रेटर अवार्ड की बात की थी, अब वहाँ पे उन्होंने जो है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन की बात की और यहाँ पे फॉरेन अवार्ड की बात भी यहाँ पे की गई। तो ये एक सुधार जो है किया गया। टू इंश्योर सच प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स विच मे बी फास्ट ईजी एंड जस्टिफिएबल। इस एक्ट के अंडर जो लेटेस्ट 1996 का जो एक्ट है, इसके अंडर जो है इस तरीके का प्रोसीजर वहाँ पे अडॉप्ट किया गया जिससे जो है प्रोसीडिंग फास्ट हो, इजी हो, जस्टिफिएबल हो। क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट यही था इन आर्बिट्रेशन और काउंसलेशन प्रोसीडिंग का कि कोर्ट में जो टाइम कंज्यूमिंग जो होता है, इतना सारा टाइम जो वहाँ पे जो है कंज्यूम हो जाता है किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, वो ना लगे। तो यहाँ पे ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया जाए जिससे फास्ट, इजी और जस्टिफिएबल जो हो वहाँ पे। टू गिव अवार्ड बाय आर्बिट्रेटर सो दैट द अवार्ड सीम्स टू बी प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट एंड विदाउट बायस। तो अवार्ड जो होना चाहिए आर्बिट्रेटर ऐसे दे कि वो इंडिपेंडेंट लगना चाहिए और विदाउट एनी बायस भी वहाँ पे होना चाहिए, किस तरीके का पक्षपात वहाँ पे नहीं होना चाहिए। टू डिटरमिन द जुरिडिक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल एंड टू डिटरमिन दैट द ट्रिब्यूनल एक्ट विद इन द लिमिट एंड जुरिडिक्शन। इस एक्ट के थ्रू जो है आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल जो है, आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल यहाँ पे कौन है, जब पार्टियाँ जो हैं अपने लिए एक थर्ड पार्टी अपॉइंट करती है अपने मैटर को, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो वो जो थर्ड पार्टी यहाँ पे अपॉइंट की गई है वो अपने आप में क्या है, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल है। हाँ, ये जो एक भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकते हैं, ये 5 भी हो सकते हैं, ये 7 भी हो सकते हैं। ये जनरली ऑड में होते हैं, इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है, ये पार्टियों पे डिपेंड करता है कि वो कितने आर्बिट्रेटर वहाँ पे चाहते हैं। लेकिन जब आर्बिट्रेटर किस कैपेसिटी में बैठता है, तो इस कैपेसिटी में बैठता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल यहाँ पे बोला जाता है। टू डिसाइड सुपरवाइजरी रोल फॉर कोर्ट इन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। और यहाँ पे कोर्ट का सिर्फ सुपरवाइजरी रोल यहाँ पे रखा गया, उसकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो है इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में नहीं रखी गई। पहले वाले एक्ट में सारा कोर्ट का ही रोल यहाँ पे होता था।